तो चलिए बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ अपने पुराने टॉपिक न्यूक्लियाई के साथ। इस लेक्चर में हम लोग मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने सवाल दिया था। आई होप कि आप लोगों ने ये सवाल बना लिया होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 11, 11 एंड 13। और ये ऐसा कैसे हो गया सर? क्योंकि हमको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 11, तो और मास नंबर 24 दिया हुआ है। तो हमारा एटॉमिक नंबर ही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मिल गया। तो जिस ऑप्शन में भी पहले 11 है, मतलब क्या कहते हैं, पहले तो नहीं, बीच में 11 है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ऐसा सिर्फ दो ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, एक तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन 2, और एक ऑप्शन थर्ड। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए था? आप लोगों का मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर आता है? मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर, मतलब कि 24 माइनस 11 मतलब कि हो गया आपका कितना? 13। अब दोनों में तो 13 ही दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग जानते हैं हमारा एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और हमारा प्रोटॉन पे भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है। और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सीधी सी बात क्या कहते हैं, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तभी ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम चार्ज रहता है ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है बच्चों, ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर रहेगा, मतलब कि 11, 11 एंड 13 ये होना चाहिए आपका आंसर। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, मास डिफेक्ट के। पहले न्यूक्लियर फोर्सेस देख लेते हैं, फिर मास डिफेक्ट को देखेंगे। इसको मैं इरेज कर दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्सेस होता क्या आपका? फोर्सेस एक्टिंग between neutron, proton, and proton inside the nucleus is called न्यूक्लियर फोर्स। है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। बच्चों, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। हाँ सर, पढ़ा है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऐसे ही ये भरा रहता है, हाँ या ना? हाँ सर, भरा रहता है। तो एक बात कभी सोचा है, और ये न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली कुछ इंटीजर इंटू में 10⁻⁻15 मीटर इसी के आसपास आता है, हाँ या ना? हाँ सर, ये न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है अप्रोक्सीमेटली इतना ही कुछ होता है। हाँ सर, इतना ही कुछ होता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर आता है? K Q1 Q2 अपॉन में R², हाँ या ना? हाँ सर, इसी के बराबर आता है। और हमको इससे क्या पता चलता है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², मतलब कि R जितना छोटा होगा F उतना बढ़ते जाएगा। यहाँ पर तो R 10⁻⁻15 मीटर है। हाँ सर, ये बात तो सही है। और हमारा प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होता है? 1.2 प्रोटॉन्स का इधर केस लेंगे, इधर बाकी सब प्रोटॉन्स हम डिलीट कर देते हैं, 2 प्रोटॉन्स रखते हैं, बाकी पूरा न्यूट्रॉन से भर देते हैं। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, हाँ या ना? हाँ सर, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं हमारा K का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹, और R हमारा कुछ 10⁻⁻15 होता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात कभी सोचे हैं,
ये जो आपका न्यूक्लियस है ये तो ऐसे करके ब्लास्ट कर जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए। इसमें ये प्रोटॉन्स होल्ड भला कैसे हो रहे हैं? इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये भी नहीं कि अट्रैक्टिव लग रहा है कि एक दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए हैं, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो भी ये जो न्यूक्लियस है टूट नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जानते हैं क्या है? वो ये न्यूक्लियर फोर्स ही है। और न्यूक्लियर फोर्स जो आपका होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है न्यूक्लियस के अंदर में। तभी कारण से ये जो आपका न्यूक्लियस जो है ये बाउंड रहता है, ये बाइंडेड रहता है, तभी ये ऐसे बिखरता नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण भी। तो चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। पॉइंट नंबर 1, दे आर short ranging, they are short ranging forces approximately 10⁻⁻15 meter to 10⁻⁻14 meter। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? दे आर most strongest in nuclear ranges and their strength becomes zero when distance between nucleus becomes of the order of 10⁻⁻12 meter। Order of strength of various forces F nuclear ratio, F electrostatics ratio, FV ratio, F gravitation। ये होता है आपका 10⁻39 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻33 रेशियो 10:1। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स आर द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो चलिए जल्दी से ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि बोर्ड पे सब कुछ विजिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने लिख लिया ये सारा? हाँ सर, तो चलिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियर
forces are charge independent or they act alike between various nucleons। आपका FNN बराबर होता है FNP, ये बराबर होता है आपका FPP। और लास्ट पॉइंट जो है आपका नेट फोर्स between the nucleons बराबर होता है आपका FNN बराबर FNP मोर देन FPP। सर इसका क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट और दे एक्ट अलाइक बिटवीन वेरियस न्यूक्लियंस। मतलब कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो अलाइक, वो मतलब एक जैसा लगेगा, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। बट जो नेट फोर्स होगा वो तो चार्ज पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स भी तो लग रहा है ना। न्यूट्रॉन्स के बीच में जो नहीं लग रहा है, और ना ही न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है, लेकिन प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना बच्चों। तो वही बात इधर कहना चाहते हैं कि जो आपका नेट फोर्स होगा बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स वो इतना आएगा, और आपके जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए आपका FNN, FNP और FPP सब एक दूसरे के इक्वल आएंगे। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक और बार चाहे तो देखना चाहता है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं वो सब। आपका जो क्या कहते हैं जो फोर्स होगा वेरियस न्यूक्लियस पे एक जैसा ही लगेगा, चाहे तो आपका वो न्यूट्रॉन्स के बीच में लग रहा है, चाहे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है, चाहे तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा है, सब फोर्सेस आपके सिमिलर ही रहेंगे। बट जो नेट फोर्स होगा वो अलग होगा। आपका न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में तो सेम नेट फोर्स लगेगा, बट प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो नेट फोर्स होगा वो कम होगा इन दोनों के मुकाबले। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग इसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। सर मास डिफेक्ट है क्या आखिरकार? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं मास डिफेक्ट है क्या। व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जब आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन करके एक न्यूक्लियस बनाता है बच्चों, कंबाइन together in order to form nucleus, then in this process some mass gets
lost and this lost mass is known as mass डिफेक्ट, जिसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली आपका जो डेल्टा एम बराबर होता है, डेल्टा एम ये बराबर आता है मास ऑफ न्यूक्लियंस लिख लीजिए, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस लिख लीजिए। मास ऑफ न्यूक्लियंस मतलब माइनस में एटॉमिक मास। तो आपका डेल्टा एम बेसिकली आ गया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में एटॉमिक मास। है ना बच्चों? हाँ सर, ठीक है। देख लेते हैं मास डिफेक्ट, पहले थ्योरी देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखते रहेंगे आगे चल के। तो ये मास डिफेक्ट दिया क्या गया है? When proton and neutron combine together in order to form nucleus, then in this process some mass gets lost। जब भी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चा जी एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो ये कंबाइन करने के लिए भी आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। और क्या कहते हैं, जब ये कंबाइन हो रहा होता है तब आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना होता है। इसलिए जो आपका जो न्यूक्लियस बनता है बाद में, उस प्रोसेस में आपका एनर्जी जो है लॉस्ट हो जाता है। और एनर्जी लॉस्ट किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ, और वो जो मास होता है किस फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंबाइन दैट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंबाइन करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहीं पर जो आपका मास जो लॉस्ट करता है वो वही एनर्जी की फॉर्म में लॉस करता है। एंड दिस, और ये जो लॉस्ट मास होता है इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। और आपका डेल्टा एम बराबर होता है ये मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस में एटॉमिक मास, जिसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में एटॉमिक मास, जिसको हम आगे फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं ZMP प्लस में NMN माइनस में क्या होगा बच्चा पार्टी? M है ना? हाँ सर, यही आ। तो आगे हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ZMP, हम प्लस में N को हम ऐसे लिख सकते हैं A माइनस Z, हाँ है ना? हाँ सर लिख सकते हैं, इनटू में MN, हाँ सर लिख सकते हैं, ये माइनस M आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो चलिए इधर से हमको अब आगे इसको और जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इधर देख लीजिए इसको, इतना समझ में आ रहा है बच्चों? ZMP प्लस में A माइनस Z MN कैसे लिखा है मैंने? कैसे लिखा है सर? यहाँ पे आपका ZMP बराबर हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में हमारा एटॉमिक नंबर, और A माइनस Z जो हमारा है बेसिकली N ही है, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आपका डेल्टा M का फॉर्मूला बन गया। डेल्टा M बराबर, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, डेल्टा M बराबर ZMP प्लस में A माइनस Z MN माइनस में एटॉमिक मास ही लिखेंगे ना? हाँ, एटॉमिक मास ऑफ एटम, या तो लिख लीजिए
माइनस मास ऑफ एटम। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर, मैं मिटा दूँ इसे, हाँ सर मिटा दीजिए। तो चलिए अभी पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है। चलिए पैकिंग फ्रैक्शन, ये आपका केमिस्ट्री में जो आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं ये उसका पैकिंग फ्रैक्शन नहीं है। F बराबर आ जाता है आपका मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन्स। मतलब क्या हो गया, ZMP प्लस में A माइनस Z MN माइनस में M, या तो मास ऑफ एटम लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ एटम अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो आपका बराबर आता है A के, है ना बच्चों। हाँ सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके ZMP, है ना बच्चों। हाँ सर, प्लस में A माइनस Z MN माइनस में M अपॉन में A, हाँ है ना। हाँ सर, चलिए तो फिर ये आपका फॉर्मूला बन गया पैकिंग फ्रैक्शन का। और पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या आपका, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। तो एक और बात याद रखिएगा बच्चों, जो आपका मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है मास ऑफ एटम। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम नेग्लिजिबल सा रहता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आपका जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंक्रीजेस, आपका क्या कहते हैं, उतना ही ज़्यादा मोर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। आपका पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, आपका न्यूक्लियस का भी स्टेबिलिटी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोगों ने इधर मास डिफेक्ट पढ़ा, न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, उधर हम आगे डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को आगे और डिस्कस करेंगे।